तो आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस का नाम है एम सिद्दीकी थ्रो एलास वर्सेस महेश्वरी दास एंड अदर्स। इस केस में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था रिगार्डिंग स्प्लिटिंग ऑफ टाइटल्स जो कि रिलेटेड था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की साइड से, उसको ओवरटर्न किया गया और श्री राम विराजमान को टाइटल दिया गया। इस केस में 5 जजेस की बेंच थी। जो जजेस थे वो थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद बोबड़े, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस ए नसीर। अब देखते हैं कि इस केस का क्या डिस्क्रिप्शन था। इस केस में कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2010 की जजमेंट को ओवरटर्न किया और टाइटल अवार्ड किया श्री राम विराजमान को। अब बात करते हैं इस केस के बैकग्राउंड की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद एक 16 सेंचुरी की मॉस्क है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो मस्जिद है वो राम भगवान की बर्थ प्लेस जन्मभूमि है। इसकी वजह से काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं कि आखिर ये प्लेस किसकी है। उसके बाद 22 दिसंबर की रात को हिंदू आइडल्स जो थे वो पाए गए थे बाबरी मस्जिद के डोम के नीचे। सिचुएशन हो गई थी कानून की और इसको कंट्रोल करने की वजह से फैजाबाद कोर्ट ने इस प्लेस को स्टेट की कस्टडी में कर दिया गया था दिसंबर 29, 1949 को। उसके बाद एडिशनल मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी के अंदर की प्रिलिमिनरी ऑर्डर इशू किए कि डायरेक्ट करते हुए कि इस साइट को म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के कंट्रोल में प्लेस किया जाए। इसके बाद 3 टाइटल सूट्स फाइल किए गए थे 1949 के ऑर्डर के बाद। वो थे 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने टाइटल सूट फाइल किया। उसके बाद 1961 में यूपी सुन्नी कंट्रोल बोर्ड ऑफ वक्फ ने लॉ सूट फाइल किया राइटफुल मैनेजर को क्लेम करते हुए। बोर्ड ने मॉस्क को भी क्लेम किया। फिर 1989 में सीनियर एडवोकेट दियोकी एन अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भगवान राम के बिहाफ पे सूट फाइल किया और जितने भी पहले के लॉ सूट्स थे वो भी ट्रांसफर हो गए हाईकोर्ट में। 1992 में बाबरी मस्जिद जो थी वो डिमोलिश कर दी गई थी कर सेवक्स के द्वारा और ये जो थे वो विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड थे। इसके बाद सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया और उनमें उन्होंने अयोध्या टाइटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की। वो थे द निर्मोही अखाड़ा लॉर्ड राम और सुन्नी वक्फ बोर्ड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को 2011 में स्टे कर दिया। अब देखते हैं कि इस केस में क्या इश्यूज रेस किए गए थे। जो पहला इशू है वो मेंटेनेबिलिटी की बात करता है कि क्या जो सूट है वो लिमिटेशन से बार्ड है। नेक्स्ट में देखा गया क्या जो 1885 का सूट है जो महेंद्र गुबार दास ने फाइल किया था वो रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन को अट्रैक्ट करता है उन सूट से भी जो रिलेटेड है हिंदू पार्टीज ने फाइल किए थे। और लास्ट में ही देखा कि क्या निर्मोही अखाड़ा के पास राइट्स हैं मैनेजमेंट की डिस्प्यूटेड साइट पर। अब जो नेक्स्ट सूट है वो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करता है। उसमें देखा गया कि आज डिस्प्यूटेड साइट है राम जन्मभूमि की क्या वो एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी है। फिर ये देखा कि क्या सच में एक मंदिर था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे और अगर ये बात सही है कि हाँ वहाँ एक मंदिर था तो क्या एक मंदिर का होना डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे टाइटल देता है हिंदू पार्टीज को। और लास्ट इशू में ये बात की गई क्या डिस्प्यूटेड। अब देखते हैं कि इस केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। अब देखते हैं भगवान श्री राम विराजमान के आर्ग्यूमेंट्स को। उन्होंने ये क्लेम किया कि जो साइट है वो खुद ही एक डीटी है और हमेशा उसी तरह वर्शिप की गई है। वो ये कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग है और आसपास का जो एरिया है वो इनडिस्ट्रक्टिबल और इमूवेबल डीटी है और इसी वजह से वो ये भी कह रहे हैं कि कोई और पार्टी वहाँ ओनरशिप नहीं ले सकती है क्योंकि वो एक डीटी है। आगे वो डिस्प्यूट करते हुए है जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी बाबर के द्वारा 16 सेंचुरी में कि ये मॉस्क है। वो ये क्लेम करते हैं कि जो बिल्डिंग है वो मॉस्क के फीचर्स को लैक करती है। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो इंग्रेविंग्स हैं वो आइडल्स की हैं और वाजो की नहीं। आगे बताया कि जो बिल्डिंग्स हैं वो इलेजिटिमेटली वक्फ को डेडिकेट की गई थी पर उसकी ओनरशिप जो है वो हिंदू डीटी के पास ही है। और लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि अगर ये मॉस्क भी है तो वहाँ गुप्ता एरा टेम्पल था जो कि डिमोलिश कर दिया गया था बाबर के द्वारा। उसके बाद उन्होंने निर्मोही अखाड़ा इस शिव को डिस्प्यूट नहीं किया और इंटेंशन रखी एक न्यू टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाने की जो कि राम जन्मभूमि न्यास की मैनेजमेंट और चार्ज में रहेगी। उन्होंने ये भी बोला कि डीटीज की ओनरशिप लॉस्ट हो गई थी सेक्शन 145 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स में जो कि 1949 में हुई थी। 1950 में जो साइट थी वो स्टेट रिसीवर की कस्टडी में रखी गई। प्लेंटिफ से असर्ट कर रहे हैं कि जो स्टेट रिसीवर थे वो मैनेजर हुए श्री राम जन्मभूमि के और जो ओनरशिप थी वो डीटीज के पास ही है। अब देखते हैं कि निर्मोही अखाड़ा के क्या आर्गुमेंट्स थे। निर्मोही अखाड़ा ये असर्ट करते हैं कि उनके पास पोजीशन कंट्रोल और मैनेजमेंट था इस डिस्प्यूटेड साइट का और बताया कि महंत और एडमिनिस्ट्रेटर ने हमेशा इस साइट को मैनेज किया है और लॉर्ड रामा की बेहाफ पर ऑफरिंग्स को रिसीव भी किया है मिडिल एजेस से। अखाड़ा असर्ट करते हैं कि जो साइट है वो ओरिजिनली हिंदूज की ही है क्योंकि वहाँ एक एंशियंट हिंदू टेम्पल था और वहीं बाबर ने चूज किया था बाबरी मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करवाना। आगे ये क्लेम किया गया कि जो सेक्शन 145 की प्रोसीडिंग्स थी उनसे उनको डिप्राइव किया मैनेजमेंट और चार्ज से और फिर इस सूट में वो प्रे करते हैं कोर्ट से एक डिक्री इशू करने के लिए
जिससे उनको मैनेजमेंट और चार्ज रिटर्न किया जाए डिस्प्यूटेड साइट का। फिर 1949 सूट में अखाड़ा ने सेक्शन 145 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स के कॉज ऑफ एक्शन की डिस्प्यूट की बात की और क्लेम किया कि हिंदू आइडल्स प्लेस नहीं किए गए थे बाबरी मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 की रात को, पर वो वहां पहले से ही पाए गए थे। आगे उन्होंने बोला कि अगर ये आइडल्स प्लेस भी किए गए थे मॉस्क के अंदर, तो अखाड़ा जो है वो राइटफुली ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये साइट उनको बिलोंग करती है। 1992 में अखाड़ा ने अपना ओरिजिनल प्लेंट को अमेंड किया। उन्होंने सबमिट किया कि जो टेम्पल था डिस्प्यूटेड साइट पर, उनको डिमोलिश कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मॉस्क है वो एम्परर बाबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी 1528 में। उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी है वो गॉड में वेस्टेड है और इसलिए ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने क्लेम किया कि मुस्लिम कंटिन्यूअसली प्रे करते आ रहे हैं मॉस्क में जब से वो कंस्ट्रक्ट हुई है तब से, और ऐसा उन्होंने 1949 तक किया है जब तक कि हिंदू आइडल्स उनके सेंट्रल डोम के अंदर प्लेस नहीं किए गए थे। उन्होंने बोला कि टाइटल डिस्प्यूट पहले ही फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था 19th सेंचुरी में। 1885 में एक महंत ने जो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने परमिशन ली थी एक टेम्पल को बनवाने की राम चबूतरे पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुतावली के फेवर में दिया और सूट को डिसमिस कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये क्लेम किया कि ये जजमेंट रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है और इसका मतलब ये है कि और हिंदू पार्टीज के जो टाइटल सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है। आगे उन्होंने 1949 के सेक्शन 145 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स के आउटकम को अपोज किया, जहां फैजाबाद सिटी मजिस्ट्रेट ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की कस्टडी एक स्टेट रिसीवर को दी थी। फिर 1961 सूट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मजिस्ट्रेट एक्शन को इलीगल लेबल कर दिया। उन्होंने ये स्टेट किया कि ऑर्डर मुस्लिम को रॉन्गफुली डिनाई कर रहा है राइट टू प्रे से। आगे उन्होंने ये भी बोला कि जब मुस्लिम्स को रोका गया है हिंदू आइडल्स को रिमूव करने के लिए, तब हिंदूज जो थे वो अलाउड थे पूजा करने के लिए आइडल्स पर। आगे उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट ने फेथ बेस्ड आर्गुमेंट्स पर रिलाई किया है, हिस्टोरिकल एविडेंस पर नहीं। ये कंक्लूड करने के लिए इस साइड लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस है। आगे बताया कि जो पार्टीशन ऑर्डर किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा वो प्लीडिंग्स और प्रेयर्स के बाहर है। उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट ने बहुत सारे एपरेंट एरर्स किए हैं ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि इस केस में क्या जजमेंट रहा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमस पर इंक्यूरियम जजमेंट दिया अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट पर। इस डिसीजन में बहुत सारे अपील्स जो कि फाइल किए गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2010 की डिसीजन से रिलेटेड, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया कोर्ट ने दिए गए पॉइंट्स को बताया। पहला, सारे सूट सिर्फ सूट 3 को छोड़ करके सारे लिमिटेशन पीरियड के अंदर हैं। एक सबसे जरूरी इशू जो कोर्ट के सामने था वो था कि जो लॉ सूट्स थे वो टाइम बार्ड थे या नहीं। कोर्ट ने ये मेंशन किया कि सारे सूट सिर्फ सूट 3 को छोड़कर जो कि फाइल किए गए थे निर्मोही अखाड़ा लिमिटेशन के अंदर आते हैं, मतलब टाइमली फाइल हुए हैं। अब सूट 3 के बारे में बात करते हैं। सूट 3 को देखते हुए कोर्ट ने ये मेंशन किया कि कॉज ऑफ एक्शन जनवरी 1950 में अराइज हुआ था जब रिसीवर ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की कस्टडी को लिया था। अखाड़ा ने ये क्लेम किया कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वो एक टेम्पल की ही है और उनके पास शिपरशिप राइट्स हैं। सूट भी दिसंबर 1959 में फाइल किया गया था जो कि 9 साल बाद था कॉज ऑफ एक्शन को अराइज हुए। इसके बावजूद अखाड़ा ने ये क्लेम किया कि ये सूट लिमिटेशन पीरियड के अंदर है क्योंकि ये सूट पोजेशन से रिलेटेड है और ऐसे सूट का लिमिटेशन पीरियड 12 साल का होता है। कोर्ट ने अखाड़ा के आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट किया कि यह पोजेशन का सूट है और ये आर्टिकल 142 या आर्टिकल 144 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर फॉल करता है। ये सब को देखते हुए ये भी बताया कि इन दोनों आर्टिकल्स को अप्लाई करने के लिए सूट रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का फाइल होना चाहिए था, पर जो सूट है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट फाइल किया गया है। कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो सूट निर्मोही अखाड़ा के द्वारा फाइल किया गया है वो सूट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मैनेजमेंट और चार्ज के लिए है, पोजेशन के लिए नहीं है, और इसकी ही वजह से जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 साल का है, 12 साल का नहीं है जैसा क्लेम किया गया अखाड़ा ने। अब बात करते हैं सूट 4 की। कोर्ट ने ये बताया कि कॉज ऑफ एक्शन 23 दिसंबर 1949 को अराइज हुआ था जब डिक्लेरेशन हुआ था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का, और उसके बाद 18 दिसंबर 1961 को सूट फाइल किया गया था। और आगे कोर्ट ने ये बताया कि जो प्लीडिंग्स हैं उससे हमें ये समझ आएगा कि ये डिक्लेरेशन का सूट है, पर कंप्लीट रीडिंग से ये शो करते हैं कि ये पोजेशन का सूट है, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पोजेशन का सूट है और आर्टिकल 142 के अंदर फॉल करता है और इसका लिमिटेशन 12 साल है और इसलिए ये सूट लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। अब बात करते हैं सूट 5 की। यहाँ कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो सूट 5 का लिमिटेशन पीरियड के अंदर है क्योंकि ये 1989 में फाइल किया गया था जो कि काफी बाद में हुआ था मेन सूट से। कोर्ट ने 2 रीजंस बताते हुए बताया कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अरोज हुआ था सूट 5 में
और जो डीटी का इंटरेस्ट है वो निर्मोही अखाड़ा के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। आगे कोर्ट को कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंस भी मिले जहां उन्होंने देखा कि निर्मोही अखाड़ा ने इंटरेस्ट ऑफ डीटी के अगेंस्ट एक्ट किया है। फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि और सूट की तरह कॉज ऑफ एक्शन सूट 5 में काफी टाइम बाद अराइज हुआ था। आगे सूट 1 की मेंटेनेबिलिटी की बात करते हुए कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मेंटेनेबल है क्योंकि ये प्राइवेट राइट्स के असर्शन के लिए नहीं फाइल किया गया बल्कि कॉमन राइट्स और बेनिफिट्स ऑफ अदर हिंदू डिवोटीज के लिए फाइल किया गया था। दूसरा इशू जो डील किया गया वो बताता है 1885 का सूट जो है वो रेस जुडिकाटा को अट्रैक्ट नहीं करता है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो कंडीशन जरूरी है रेस जुडिकाटा को अप्लाई करने के लिए वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है 1885 के सूट से। और आगे कोर्ट ने बताया कि महेंद्र को बार ने सूट इनिशिएट किया था राइट्स के लिए जो पर्सनल थी उनसे, और ऐसा सूट जो है वो बार नहीं कर सकता हिंदू डिवोटीज एट लार्ज पर जो कि रिप्रेजेंट नहीं किए गए थे महेंद्र के द्वारा 1885 सूट में। और बताया कि जो प्रेयर्स और इशू थे 1885 सूट में वो अलग थे सूट से जिनमें अपील फाइल हुई थी। अब तीसरे इशू में बताया गया कि निर्मोही अखाड़ा शिब्बतशिप को एंजॉय नहीं करता। जो शिब्बतशिप है वो एक एंटिटी है जिनको इंटरेस्टेड की है डीटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनकी राइट्स को मैनेज करने के लिए। वहीं निर्मोही अखाड़ा क्लेम करते हैं शिब्बतशिप, जहां डीएन अग्रवाल क्लेम करते हैं कि डीटी को नेक्स्ट फ्रेंड की तरह रिप्रेजेंट किया जाए। आगे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि निर्मोही अखाड़ा फेल हो रहे हैं डी फैक्टो शिब्बतशिप प्रूव करने की आइडल्स और डिस्प्यूटेड साइट्स की। आगे बताया कि अखाड़ा फेल हुए हैं ये शो करने के लिए इनर कोर्टयार्ड का एक्सक्लूसिव पोजीशन है उनके पास। फिर बताया कि अखाड़ा ने कंटिन्यूअस मैनेजमेंट नहीं किया है आउटर कोर्टयार्ड आइडल्स का, और कंक्लूड किया कि अखाड़ा लैक डी फैक्टो शिब्बतशिप। और फिर कोर्ट ने कंक्लूड किया कि सूट 5 में नेक्स्ट फ्रेंड ने एंजॉय की राइट टू सूट डीटीज के बिहाफ पर। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल्स की। सबसे पहले कि राम जन्मभूमि के पास कोई ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं है। यहाँ कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि राम जन्मभूमि को लीगल राइट्स नहीं दी जा सकती हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि लैंड की लीगल राइट्स अलग है और हिंदू आइडल्स की बात की जाए तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। और फिर क्वेश्चन ये नहीं कि क्या लैंड आइडल को वेस्ट किया जा सकता है, बट रेदर यहाँ क्वेश्चन ये है कि लैंड के पास खुद लीगल राइट्स होती हैं। बेंच ने ये हेल्ड किया कि लैंड को लीगल राइट्स देने से ये सारे ही क्लेम्स को एक्सटिंग्विश कर देगा जो कि टाइटल पर बेस्ड है फेथ और बिलीफ ऑफ हिंदू डिवोटीज के, और सबके बाद एक लीगल पर्सनैलिटी को कोई सब्जेक्ट नहीं टाइटल क्लेम करने का। आगे बेंच ने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ज्यूरिस्टिक एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज का मतलब ये होगा कि ये ऑल्टर करना होगा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और ज्यूरिस्टिक एंटिटी की तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक सब्जेक्ट है ओनरशिप और डिवीजन का। नेक्स्ट में बात की गई कि ये बहुत अनसर्टेन है कि क्या पहले से टेम्पल था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे। यहाँ कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कि जो स्ट्रक्चर था वो भगवान राम का टेम्पल था। उसके बाद एएसआई ने ये भी नहीं बताया है कि क्या जो स्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के लिए था, और इसलिए ही जो एएसआई की रिपोर्ट है उसने क्रिटिकल क्वेश्चन को ओपन छोड़ दिया। नेक्स्ट में बात की गई अगर वहां पहले से ही टेम्पल था तब भी वो सफिशिएंट नहीं था टाइटल क्लेम करने के लिए। एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट जजमेंट का ये था कि कोर्ट ने ये होल्ड किया कि पहले से टेम्पल का होना ही सिर्फ काफी सफिशिएंट नहीं है टाइटल क्लेम करने के लिए हिंदू पार्टीज का। आगे कोर्ट ने बताया कि म्युनिसिपल कोर्ट्स जो हैं वो अपहोल्ड नहीं कर सकते राइट्स लायबिलिटीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं पहले सॉवरेन में जब तक वो सब्सिक्वेंट सॉवरेन ने रिकॉग्नाइज नहीं करी हो। आगे कोर्ट ने ये पॉइंट किया कि डीटी ने कोई भी एविडेंस शो नहीं किया है कि अगर पहले से कोई टेम्पल एग्जिस्ट करता था तो सब्सिक्वेंट सॉवरेन ने रिकॉग्नाइज किया था टाइटल या राइट जो उसे फ्लो करते हैं। फिर बताया कि सिर्फ एग्जिस्टेंस होना एक स्ट्रक्चर का नीचे एक लीगली क्लेम करने को इन्फोर्स नहीं करता, और अगर कोई टेम्पल एग्जिस्ट करता था तो ये एस्टेब्लिश नहीं किया गया कि राइट्स जो टेम्पल से एसोसिएट थी वो रिकॉग्नाइज की गई थी सब्सिक्वेंट सॉवरेन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात की गई कि कोई डेडिकेशन ऑफ वक्फ भी नहीं था और क्रिएशन ऑफ वक्फ बाय यूजर भी नहीं था। यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिलाय किया कि जो पूरा डिस्प्यूटेड साइट है वो बाबर ने डेडिकेट किया था फॉर पब्लिक वर्शिप दस क्रिएटिंग वक्फ, और ये शो करता है कि डेडिकेटेड प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल है। बोर्ड ने ये भी आर्ग्यू किया कि ये डिस्प्यूटेड साइट है अब वक्फ बाय यूजर बन गया, और ये ऐसा हुआ है क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रेयर्स ऑफर की गई थी लोगों के द्वारा, और इस अब स्टेटस मिल जाना चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी का, पर कोर्ट ने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए।
यहाँ टाइटल अवार्ड किया गया डीटी श्री राम विराजमान को और परपीचुअल इंजेक्शन इशू किया गया अगेंस्ट अदर पार्टी की वो इंटरफेयर ना करे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल साइट पर। कुछ कंडीशंस दी गई थी, वो थी जो साइट का पोजीशन है वो स्टैट्यूटरी रिसीवर के पास रहेगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाता प्रॉपर्टी को वेस्ट करने के लिए ट्रस्ट या कोई सिमिलर बॉडी को कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल को मैनेज करने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट के पास 3 महीने हैं जजमेंट के दिन से स्कीम फॉर्मुलेट करने के लिए अंडर सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 ऑफ एक्यूजेशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट 1993। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अल्टरनेट 5 एकड़ साइट दी गई अयोध्या में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क और यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ट्रस्ट के अंदर टू निर्मोही अखाड़ा।